हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ये हिस्ट्री बहुत सारी फेजेस में डिवाइड है। सबसे पहले आता अर्ली फेज, प्री 1918 का पीरियड। देन फॉर्मेटिव स्टेज, उसके अंदर 1918 से लेकर 1926 तक का पीरियड। उसी के अंदर लीगल टर्निंग पॉइंट आया द बकिंगम मिल केस 1921 की। देन लेजिस्लेटिव माइलस्टोन 1926 से लेकर 1947। उसी पीरियड में ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926 का। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड एक्सपांशन, एंड उसके बाद मॉडर्न इरा, जिसके अंदर 4 लेबर कोड्स आए 2020 के अंदर। तो the early phase, pre-1918. Industrialization hit India, working conditions were so bad, 14 hours a day, no holidays and child labor. देन 1875 में सरूपजी सपूरजी बंगाली ने पहला प्रोटेस्ट करा बेटर कंडीशन के लिए वर्कर की। देन 1890 में एनएम लोखंडे ने बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन बनाई, जो कि ट्रेड यूनियन नहीं थी, बट वो एक फर्स्ट ऑर्गेनाइज बॉडी थी जिसने पिटीशन करा गवर्नमेंट को। देन फॉर्मेटिव स्टेज 1918 से लेकर 26 में पोस्ट वर्ल्ड वार वन इन्फ्लेशन एंड सक्सेस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ट्रिगर्ड सर्ज इन वर्कर कॉन्शियसनेस। उसी की बदौलत 1918 में बीपी वाडिया ने पहली मद्रास लेबर यूनियन बनाई, जिसको फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन इन इंडिया बोला जाता। देन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, जिसके लाला लजपत राय पहले प्रेसिडेंट बने। उसके बाद आया लीगल टर्निंग पॉइंट, बकिंगम मिल केस 1921 की। इस केस के अंदर एक ऐसा जजमेंट पास करा गया कि अगर कोई वर्कर स्ट्राइक करते हैं तो उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उनको स्यू करा जा सकता, केस करी जा सकती है उन पे। तो इसी वजह से एक आउटक्राई फैला, जिसने एक ये करा कि फर्स्ट मेजर पीस ऑफ लेजिस्लेशन बना इंडिया में। उसके बाद फिर द लेजिस्लेटिव माइलस्टोन 1926 से लेकर 1947, गवर्नमेंट फाइनली स्टेप इन टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन। फिर गवर्नमेंट ने एंट्री मारी कि वर्कर्स को लीगल प्रोटेक्शन दो, उसके लिए उन्होंने लॉज बनाए। तो सबसे पहले आया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिसने लीगल स्टेटस दिया ट्रेड यूनियन को। उसके बाद इम्यूनिटी दी सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी से, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। देन फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन इन दिस पीरियड। पहले तो फर्स्ट लेबर लॉ ऑन ट्रेड यूनियन वॉज लेजिस्लेटेड। देन नेशनलिस्ट इनकरेज ट्रेड यूनियन फॉर गेटिंग देयर हेल्प इन इंडिपेंडेंस। उसके बाद वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन बिकेम अवेयर एंड बिगन टू आस्क फॉर देयर राइट्स when Indian Labour Organization established for welfare and enrichment of worker on international level. Then post-independence and expansion, many laws are made. For example, Industrial Dispute Act 1947. Then many trade unions are made. Political parties interfere into trade union. World environment becomes favorable for worker. And last में है modern era 4 labor codes 2020 के। उसके फीचर थे negotiate in union, then strike notice and fixed term employment. Define trade union and its problem. Section 2, subsection H. Trade union means any combination, whether temporary or permanent, and made for purpose of regulating relation between workman and employer, workman and workman, and employer, for imposing restrictive conditions on conduct of trade or business, and also includes federation of 2 or more trade union. But it doesn't include partnership firm, agreement between employer and employees, agreement in consideration of sales of goodwill of business, or instruction in profession. तो ये डेफिनेशन है जो दी गई है इसके अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर ट्रेड यूनियन के बारे में। तो इसके अंदर सिंपली बोला उन्होंने कि ट्रेड यूनियन या तो टेम्पररी रह सकती है या परमानेंट रह सकती। वो इसका पर्पज़ ये रहता है कि रेगुलेट करना रिलेशन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर के बीच का, वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच का, एंड एम्प्लॉयर के बीच का, ताकि वो इम्पोज कर सके कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, जिनसे उनका कंडक्ट बिहेवियर जो है ट्रेड से लेके या बिजनेस से लेके वो इन्फ्लुएंस किया जा सके। और इसके अंदर फेडरेशन भी आते, 2 और उससे ज़्यादा ट्रेड यूनियन अगर ज्वाइन होते बनते हैं वो, उसको फेडरेशन बोला इन्होंने। बट इसके अंदर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं आता, एग्रीमेंट नहीं आता एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच का, और एग्रीमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ सेल्स ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस या फिर इंस्ट्रक्शन इन प्रोफेशन नहीं आता। तो ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोटेक्टिंग राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ लेबर्स, मेकिंग सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ वर्कर्स। उसके बाद मेकिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। देन क्लेमिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरनेशनल लेबर वेलफेयर पॉलिसीज। तो ये ऑब्जेक्ट हो गए। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती? सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन, बहुत सारे ट्रेड यूनियन हो गए। देन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता, इलिटरेट रहते और पोवर्टी रहती वर्कर्स के बीच। देन रिकॉग्निशन गैप रहता, आउटसाइड लीडरशिप आती बहुत बार, लो प्रोडक्टिविटी एंड नो अटेंशन दिया, मतलब अटेंशन नहीं मिलता उनको। देन डिक्लाइनिंग इन मेंबरशिप इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद फाइनेंशियल वीकनेस। राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन के पास कौन से राइट्स रहते? सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग, देन वो स्ट्राइक पे जा सकते। उसके बाद मेंबरशिप फीस कलेक्ट कर सकते, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस से उनको प्रोटेक्शन मिलता, एंड स्यू भी कर सकते और खुद उनके ऊपर भी कोई केस कर सकता और वो भी किसी पे केस कर सकते। देन राइट टू प्रॉपर्टी रहता उनके पास। देन राइट टू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। देन इम्यूनिटीज़ मिलती उनको, सिविल इम्यूनिटी एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी मिलती। देन उन वो फंड्स जमा कर सकते ट्रेड यूनियन के नाम पे। देन रिप्रेजेंटेशन का राइट, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड रिकॉग्निशन का राइट।
लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ ट्रेड यूनियन। तो सबसे पहले अपन ड्यूटीज़ देखते हैं, बाद में लायबिलिटीज़ देखेंगे। ड्यूटी में फर्स्ट आती ड्यूटी टू गेट रजिस्टर्ड, ये ऑप्शनल रहती बट इसके बहुत फ़ायदे रहते। देन फॉलो लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स, देन फ्रेम एंड फॉलो रूल्स, तो रूल्स के अंदर आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ यूनियन, एडमिशन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑफिस बियरर्स, यूटिलाइजेशन ऑफ यूनियन फंड्स, डिसोल्यूशन प्रोसीजर। देन आता प्रॉपरली यूटिलाइज जनरल फंड्स, तो ट्रेड यूनियन का जनरल फंड्स अलग रहता और पॉलिटिकल फंड्स अलग रहता। और अपन जो है ऑफिस बियरर्स देख रहे हैं, ये ट्रेड यूनियन के ऑफिस के बारे में बात हो रही, और उधर जो काम कर रहे हैं उनको बियरर्स बोला गया है। सो इसके अंदर आता पेमेंट ऑफ सैलरीज टू ऑफिस बियरर्स, कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, देन लीगल प्रोसीडिंग्स एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़। उसके बाद मेंटेन पॉलिटिकल फंड सेपरेटली, मेंटेन अकाउंट एंड ऑडिट, फर्निश इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार, अवॉइड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, लायबिलिटी इन केस ऑफ इलीगल एक्ट, एक्ट इन गुड फेथ, अबाइड बाय इंडस्ट्रियल अवार्ड्स एंड सेटलमेंट। तो ये सब हो गई ड्यूटीज़। अभी देखते लायबिलिटीज़। सो क्रिमिनल लायबिलिटी रहती है उन पे, सिविल लायबिलिटी रहती है, एंड लायबिलिटी फॉर जनरल फंड्स। क्रिमिनल लायबिलिटी एंड सिविल लायबिलिटी के अंदर उनको इम्यूनिटी मिलती, तो क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिलता फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बट उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर वो एक्चुअल ऑफेंस कमिट करते हैं, जैसे वायलेंस कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं, तो फिर उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेंगी। सेम सिविल लायबिलिटी के अंदर भी है, उनको भी सिविल सूट से इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। अगर वो टॉर्चियस एक्ट करते हैं या वायलेंस या घेराव करते हैं, तो उस कंडीशन में फिर उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेंगी। देन लायबिलिटी फॉर जनरल फंड्स, इसके अंदर अगर वो ब्रीच करते हैं लायबिलिटी को, तो उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, मिनिमम मेंबर्स 10% और 100 वर्कर्स एंड मिनिमम थ्रेशोल्ड, सो बोथ में 7 मेंबर्स होना। देन एप्लीकेशन प्रोसेस, सबसे पहले प्रिपेयर करो एप्लीकेशन फॉर्म, देन सबमिट करो जो आपके ट्रेड यूनियन के रूल्स है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद वेरिफिकेशन, एंड लास्ट में फिर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट बाय रजिस्ट्रार। इसको थोड़े पॉइंट्स को इलेबोरेट कर देना मन से। देन मैंडेटरी रूल्स फॉर ट्रेड यूनियन, सबसे पहले उनका ऑब्जेक्ट, देन फंड्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन है, कितने लोग हैं, उसके बाद डिसोल्यूशन कैसे होगा ट्रेड यूनियन का, ये सब आता। की बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो परपेचुअल सक्सेशन मिल जाता है, लीगल एंटिटी बन जाती हो। देन उनको राइट टू स्यू, किसी के ऊपर केस करने का, या कोई उनके ऊपर केस कर सकता। देन इम्यूनिटी मिल जाती सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, तो सबसे पहले ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन कौन से, फ्रॉड और मिस्टेक अगर करते हैं तो, उसके बाद सीज टू एग्जिस्ट, विलफुल कॉन्ट्रावेंशन, अगर उनके रूल्स इनकन्सिस्टेंट हो जाए, मेंबरशिप थ्रेशोल्ड जो मिनिमम 7 मेंबर्स होना उनके कम हो जाए, 7 ना रहे, रिक्वेस्ट बाय यूनियन, अगर यूनियन खुद होकर रिक्वेस्ट करे कैंसिलेशन के लिए तो प्रोसीजर क्या है, प्रियर नोटिस भेजना सबसे पहले, देन स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स, देन अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, दोनों पार्टी को सुना जाएगा, एंड फाइनल ऑर्डर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते, सबसे पहले उनकी जो इम्यूनिटीज़ है उनके पास सिविल और क्रिमिनल, वो लॉस हो जाती। देन लीगल स्टैंडिंग खत्म हो जाती है, एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर भी वो लॉस्ट कर देते। लेबर वेलफेयर, सो सबसे पहले 2 टाइप्स आते, एक स्टैट्यूटरी वेलफेयर और दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर, जिसको वॉलंटरी वेलफेयर भी बोला जाता। स्टैट्यूटरी वेलफेयर मतलब लॉ बना के उनका वेलफेयर करना, और वॉलंटरी मतलब खुद होके करना, उसके लिए कोई लॉ नहीं रहता। तो प्रोविजन फॉर लेबर वेलफेयर, सबसे पहले कैंटीन्स, देन क्रीचे, क्रीचे मतलब जो वर्किंग वुमेंस रहती है उनके बच्चों के लिए वो रूम रहता है हर फैक्ट्रीज के अंदर, जिधर वो उनके बच्चों को रखते, उधर उनको खाना और खेलना सब प्रोवाइड किया जाता। बाद में काम खत्म होने के बाद वो उन ले जाते फिर से, ऐसा। देन रेस्ट रूम्स, फर्स्ट एड होना, वॉशिंग फैसिलिटीज़ होना वर्कर्स के लिए, सिटिंग फैसिलिटी होना, वेलफेयर ऑफिसर्स होना हर फैक्ट्री के अंदर, फ्री हेल्थ चेकअप्स होना, जेंडर इक्वेलिटी, एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ वेजेस। सोशल सिक्योरिटी एज वेलफेयर, तो इसके फीचर्स क्या है, सबसे पहले तो यूनिवर्सल कवरेज है, हर जगह दी जाती। देन ग्रेच्युटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़, सोशल सिक्योरिटी फंड रहता है एक सेपरेट, उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट। तो इन सब पॉइंट्स को आप थोड़ा थोड़ा मन से इलेबोरेट कर देना। डिफाइन फैक्ट्री एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ ऑफ वर्कर्स, तो सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन M ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अ फैक्ट्री इज डिफाइंड एज एनी प्रीमाइसेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट with aid of power employing 10 or more workers or without power employing 20 or more workers on any day of preceding 12 months। सो सिंपल इन्होंने फैक्ट्री की डेफिनेशन बोली कि फैक्ट्री ऐसी कोई भी जगह, ऐसी कोई भी प्रीमाइसेस जिधर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, चीज़ें बन रही, या तो उधर टेक्नोलॉजी या मशीन्स या इलेक्ट्रिसिटी का पावर का यूज़ होके काम चल रहा, और उधर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स है,
या फिर ऐसा हो सकता है कि मशीन्स वगैरह नहीं है, हाथ से काम करना पड़ रहा, लेकिन उधर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स है और वो 12 महीने में कभी भी वो काम कर रहे, मतलब 12 महीने से काम कर रहे, तो उस जगह को फैक्ट्रीज बोला जाएगा। प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ ऑफ वर्कर्स, तो सबसे पहले वर्क प्लेस हाइजीन एंड एनवायरमेंट, उसके अंदर आता है क्लीनलीनेस रखना, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रॉपरली करना, वेंटिलेशन प्रोवाइड करना सभी वर्कर्स को फैक्ट्रीज के अंदर, टेम्परेचर मेंटेन रखना फैक्ट्री का, एंड डस्ट एंड फ्यूम्स से रिलेटेड प्रोविजंस। देन इंटरनल कंफर्ट एंड स्पेस, उसके अंदर ओवर क्राउडिंग आ गया, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर होना हर जगह। देन सैनिटेशन एंड पर्सनल हेल्थ, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स अच्छे होना, स्पिटून्स होना हर जगह। उसके बाद प्री एनुअल हेल्थ चेकअप करना सब वर्कर्स का। सैलिएंट फीचर्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो सबसे पहले स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। फैक्ट्री आर प्रीमाइसेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट बेस्ड ऑन नंबर विद पावर 10 और मोर और विदाउट पावर 20 और मोर। जो अपन ने पिछली वीडियो में भी देखा कि फैक्ट्री मतलब ऐसी कोई भी जगह जिधर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा, या तो उधर पावर का इस्तेमाल कर रहा होगा, मतलब टेक्नोलॉजी या मशीन्स का यूज़ करके, तो उधर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स होना, या फिर विदाउट पावर हाथ से अगर काम कर रहे तो उधर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स होना, और ये 12 महीने तक काम चलते रहे ना पिछले, तो इसको फैक्ट्री बोलेंगे फिर अपन। तो उसके लिए हेल्थ प्रोविजंस क्या क्या आते हैं, देन क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, ओवर क्राउडिंग, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, ये भी देखा अपन ने। तो अपन अभी इस क्वेश्चन के अंदर यही देख रहे हैं कि क्या क्या फीचर्स है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। जो अभी अपन ने पीछे देखा वो सब इस फीचर्स के अंदर ही आता है, जैसे सेफ्टी मेजर्स हो गए, हेल्थ प्रोविजन हो गया, फैक्ट्रीज की डेफिनेशन। तो सेफ्टी मेजर्स, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, फायर सेफ्टी वगैरह वगैरह। देन वेलफेयर फैसिलिटीज़, वॉशिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सिटिंग फैसिलिटीज, फर्स्ट एड, कैंटीन, उसके बाद क्रीचेस एंड वेलफेयर ऑफिसर्स होना, वर्किंग आवर्स एंड लीव, वीकली आवर्स, उसके बाद डेली आवर्स फिक्स होना, रेस्ट इंटरवल्स देना उनको, वीकली हॉलीडेज मिलना, एनुअल लीव विथ वेजेस। देन आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसके अंदर प्रोहिबिशन ऑफ नाइट वर्क, मिनिमम एज कितनी होना, उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट। एंड 7 में आता है पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट। तो पेनल्टीज क्या है, अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, अगर कोई एम्प्लॉयर इन सब को ब्रीच करता है, जो भी ये उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, अगर नहीं करता प्रॉपरली प्रोवाइड, तो उसके अगेंस्ट क्या पेनल्टी है और क्या उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आती। तो ये सब है फीचर्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। सिंपल है, हेल्थ प्रोविजंस लिखना, सेफ्टी मेजर्स के बारे में लिखना, वेलफेयर फैसिलिटीज़, वर्किंग आवर्स एंड लीव के बारे में, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट। इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टिंग स्टाफ अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो सबसे पहले आता अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स। सेक्शन 8 बोलता कि स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट चीफ इंस्पेक्टर्स, एडिशनल जॉइंट और डिप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर्स या फिर इंस्पेक्टर। तो ये तीनों जो अपन ने कैटेगरीज देखी, इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती। देन पावर्स, एंटर एनी फैक्ट्री एट रीजनेबल टाइम्स, उसके बाद इंस्पेक्ट कर सकते किसी भी प्रीमाइसिस को, किसी भी मशीनरी को, या किसी कोई भी प्रोसेस चल रही हो उसको। देन एग्जामाइन रजिस्टर्स, फैक्ट्रीज के जो रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको एग्जामाइन करना। टेक मेजरमेंट्स एंड सैम्पल्स, एग्जामाइन पर्सन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये सब हो गए पावर्स। देन ड्यूटीज आती, एनफोर्समेंट ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, उसके बाद वर्किंग आवर्स से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है। देन इंश्योर कंप्लायंस विद लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, सेफ्टी मेजर्स एंड स्टैंडर्ड्स। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट एंड एक्सीडेंट्स, अगर किसी फैक्ट्री के अंदर एक्सीडेंट हो रहे हैं या किसी ने कंप्लेंट करी तो वो सब इन्वेस्टिगेट करना। इनिशिएट प्रोसिक्यूशन फॉर वायलेशन। तो ये सब हो गए जो इंस्पेक्टर है उसके पावर्स एंड ड्यूटीज़। देन आती इंस्पेक्टिंग स्टाफ कौन से रहते। तो एक रहता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, जिसका काम है सुपरवाइजर्स वर्किंग ऑफ ऑल इंस्पेक्टर, मतलब जो अपन ने ऊपर देखे एडिशनल जॉइंट डिप्यूटी या जो सादा इंस्पेक्टर है उनको सुपरवाइज करने का काम है चीफ इंस्पेक्टर का, और वो इशू करता है डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस और एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को। देन आता सर्टिफाइंग सर्जन्स अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, उनका काम रहता है एग्जामाइन करना यंग पर्सनस, उसके बाद वर्कर्स इंगेज इन हैजार्डस प्रोसेसेस, और वो सर्टिफाई करते कोई वर्कर फिट है कि नहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए। देन अदर टेक्निकल स्टाफ आता है जिसके अंदर सेफ्टी ऑफिसर्स हो गए, वेलफेयर ऑफिसर्स हो गए या फिर मेडिकल इंस्पेक्टर्स हो गए। Industry. Section 2 subsection J of Industrial Dispute Act defines about industry. An industry is any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers, includes any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workmen.
तो ये सभी चीज़ें इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आती। एज देयर आर विच वर्ड्स लाइक अंडरटेकिंग एंड कॉलिंग, तो सालों तक कोर्ट ने स्ट्रगल करा ये डिसाइड करने के लिए कि हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ और जो सोशल क्लब्स रहते वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आते या नहीं। देन एक 1978 में एक केस आई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट साबित हुआ इंडियन लेबर हिस्ट्री के अंदर। उस केस का नाम था बैंगलोर वाटर सप्लाई केस, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा। तो इस केस के फैक्ट ये है कि जो एम्प्लॉय है बैंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड के, उनके ऊपर मिसकंडक्ट का आरोप लगाते हुए उनको फाइन करा गया बोर्ड द्वारा। तो उन्होंने इस डिसीजन को चैलेंज करा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत। तो जो बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड था, उनका ये कहना था कि हम वाटर प्रोवाइड करते तो वो एक स्टैट्यूटरी एंड सोवरेन फंक्शन हुआ और हम वो पब्लिक वेलफेयर के लिए करते, तो इसीलिए हम ना कोई बिजनेस है ना कोई इंडस्ट्री है, तो इस वजह से हमको ये एक्ट लागू नहीं होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। देन जजमेंट आया, अ 7 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेड बाय जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर रिजेक्टेड द बोर्ड्स आर्ग्यूमेंट। कोर्ट का कहना ये था कि भले ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट बॉडी है, नॉन प्रॉफिट या चैरिटी फंक्शन परफॉर्म कर रही, बट वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आएंगी अगर वो ट्रिपल टेस्ट सेटिस्फाई करती है तो। देन ट्रिपल टेस्ट कौन सी है? ट्रिपल टेस्ट के अंदर आता है सबसे पहले सिस्टमैटिक एक्टिविटी अगर हो रही, देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोऑपरेशन है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर ये तीनों चीज़ें उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर है तो वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आएंगी फिर। तो एक्टिविटीज़ कवर्ड एज इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, म्यूनसिपल सर्विसेज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉइंग वर्कमैन। तो ये सभी एक्टिविटीज़ इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आएंगी। तो अभी कौन सी एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडेड है? सोवरेन फंक्शंस ऑफ स्टेट जैसे डिफेंस हो गया, पुलिस, जुडिशरी, लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ये नहीं आएंगी इंडस्ट्री के अंदर। डोमेस्टिक सर्विसेज हो गई, प्योरली स्पिरिचुअल और रिलीजियस फंक्शंस हो गए। गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज एज इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आ सकते अगर वो नॉन सोवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोऑपरेशन है तो। Collective bargaining, meaning collective, a group action through its representative bargaining an agreement. Thus, when a group of workers through representative makes an agreement with employer is a collective bargaining. So simple है, मतलब वर्कर्स का ग्रुप और उनका रिप्रेजेंटेटिव अगर वो कोई एग्रीमेंट करते हैं एम्प्लॉयर के साथ, मालक के साथ, तो उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग बोला जाएगा। अ ट्रेड यूनियन और अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर कैन सक्सेसफुली बार्गेन विद एम्प्लॉयर इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो सेम वही। Object: to harmonize labor relations, to promote industrial peace, encourage worker in management। तो ये ऑब्जेक्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग के। देन इसेंशियल्स ऑफ सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग, सबसे पहले एक बार्गेनिंग एजेंट होना, उसके बाद कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन, रिलायंस ऑन फैक्ट, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरिंग एग्रीमेंट, फेथफुल इंटरप्रिटेशन, मीटिंग एट रीजनेबल इंटरवल। तो ये सब इसेंशियल्स हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग: it is a group action, it is flexible and not rigid, it is based on principle of give and take, it is a sort of industrial democracy, it is a continuous process, it is a two-party process। बार्गेनिंग प्रोसेस, एक तो उसके अंदर निगोशिएशन हो सकता है या प्रेशराइजेशन। तो ये हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, मीनिंग NULP refers to any practice listed in 5th schedule of Industrial Dispute Act 1947। मतलब अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस रेफर किया गया है कोई भी प्रैक्टिस को जो लिस्टेड की गई है 5th शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। दिस प्रैक्टिस कंसिडर्ड अनफेयर बिकॉज दे इंटरफेयर विद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लॉफुल इंडस्ट्रियल एक्शन। तो ये प्रैक्टिस अनफेयर इसलिए कंसिडर करी जाती है क्योंकि ये इंटरफेयर करती है इन तीन चीज़ों के अंदर। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय एम्प्लॉयर्स, पार्ट 1 ऑफ 5th शेड्यूल। तो कौन सी आती है? सबसे पहले इंटरफेयरिंग विथ फॉर्मेशन और एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वर्कर्स फॉर ट्रेड यूनियन मेंबरशिप, dismissing or victimizing workers for trade union activities which are legitimate, employing badlis, casuals or temporaries to avoid permanent status, then refusing to bargain collectively in good faith। तो ये सब आ गया अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर के अंदर। देन अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय वर्कमैन एंड ट्रेड यूनियन, 5th शेड्यूल पार्ट 2, advising or supporting illegal strikes, coercing workmen to join or not join trade union, violence or intimidation during industrial dispute, refusal to bargain collectively in good faith। तो ये सब हो गए वर्कमैन द्वारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। उसके पनिशमेंट्स क्या है?
सबसे पहले तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन 1000 तक का या दोनों। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोहिबिटिंग अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, तो सबसे पहले प्रमोट करता फेयर इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्ट्रेंथन करता कलेक्टिव बार्गेनिंग को, प्रोटेक्ट करता वर्कर्स के राइट को, प्रिवेंट करता विक्टिमाइजेशन एंड कोर्शन ऑफ वर्कर्स एंड इंश्योर करता एंड मेंटेन करता है कि इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहे। Strike and different kinds of strikes. Meaning, Section 2 subsection Q. Strike means a cessation of work by body of persons employed in any industry. मतलब काम रोक देना एक बॉडी ऑफ पर्सन्स द्वारा जो कि एम्प्लॉयड किए गए हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। देन एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, और साथ में काम रोक देना। देन कंसर्टेड रिफ्यूजल ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन्स टू कंटिन्यू वर्क, या किसी भी नंबर के अंदर वो पर्सन्स रह सकते, 10, 20, 50, 100, 1000, वो एक साथ रिफ्यूज कर रहे हैं काम करने से, मना कर रहे हैं काम करने से, ऐसा। द स्ट्राइक इन्वॉल्व्स, एक तो कलेक्टिव एक्शन रहती, सब मिलके डिसाइड करते, देन सबका एक ही इंटेंशन रहता और काम रोक जाता, स्टॉपेज ऑफ वर्क। देन काइंड्स ऑफ स्ट्राइक, एक तो जनरल स्ट्राइक रहती, देन स्टे इन स्ट्राइक, सिट डाउन स्ट्राइक मतलब फैक्ट्री के अंदर बैठ जाते, काम बंद कर देते। गो स्लो स्ट्राइक मतलब प्रोडक्शन एकदम स्लोली स्लोली कर रहे, जिधर 50 चीज़ें बननी होना था उधर 25 ही बना रहे, ऐसा। देन पेन डाउन स्ट्राइक ये ऑफिस के अंदर होती है। सिम्पेथेटिक स्ट्राइक मतलब दूसरे फैक्ट्रीज के वर्कर के साथ गलत हो रहा तो ये लोग फैक्ट्री मतलब अपने फैक्ट्री के अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं, ऐसा। देन हंगर स्ट्राइक्स, भूख हड़ताल। लाइटनिंग स्ट्राइक्स, उसके बाद टूल डाउन स्ट्राइक मतलब औजार रख देना। देन इलीगल स्ट्राइक, स्ट्राइक विदाउट नोटिस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, स्ट्राइक ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, ये सब इलीगल स्ट्राइक के अंदर आती। लीगल पोजीशन, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, these are regulated under section 22, 23 and 24 of Industrial Dispute Act. Industrial dispute, meaning section 2 subsection K. An industrial dispute means any dispute or difference between employers and employers, employers and workmen, workmen and workmen, which is connected with employment or non-employment or terms of employment or conditions of labor of any person. मतलब ऐसा कोई भी डिस्प्यूट जिसके अंदर कोई भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा ओपिनियंस के अंदर, एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर के बीच, एम्प्लॉयर है वर्कमैन के बीच, या वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच, जो कि कनेक्टेड है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या जो भी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स है उससे, या फिर जो भी कंडीशंस ऑफ लेबर है एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी पर्सन से रिलेटेड, वो सब आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर। सो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? देयर मस्ट बी डिस्प्यूट और डिफरेंस, मतलब डिस्प्यूट होना सच्ची में, या कोई डिफरेंस होना कि एक जन का कहना है कि हाँ ये करना है, एक जन बोल रहा नहीं ये नहीं करना है, ऐसा डिफरेंस होना दोनों के बीच। डिस्प्यूट मस्ट बी कलेक्टिव इन नेचर, इट मस्ट बी बिटवीन पार्टीज इन डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन के अपन जो देखा अभी, ये 3 पार्टीज, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, वर्कमैन एंड वर्कमैन। देन डिस्प्यूट मस्ट रिलेट टू एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ लेबर। तो ये हो गए इसेंशियल एलिमेंट्स। देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वेजेस एंड अलोन से रिलेटेड रह सकता, उसके बाद वर्किंग आवर्स एंड लीव से रिलेटेड रह सकता, बोनस एंड इंसेंटिव से रिलेटेड रह सकता, ले ऑफ, रिट्रीचमेंट और क्लोजर, डिसिप्लिनरी एक्शंस एंड कंडीशंस ऑफ वर्क, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रह सकता। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एक तो इंटरेस्ट डिस्प्यूट हो सकता है, राइट्स डिस्प्यूट हो सकता है, ग्रीवेंस डिस्प्यूट हो सकता है। इसको सेटलमेंट कैसे किया जाता? कंसिलिएशन थ्रू, या वॉलंटरीली आर्बिट्रेशन के थ्रू, या एडजुडिकेशन के थ्रू। मैकेनिज्म्स फॉर सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, या फिर ऑथोरिटीज़ अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले तो ये इंश्योर करना कि इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच हारमोनियस रिलेशन रहे और सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले प्रिवेंटिव अथॉरिटीज़ रहती है, उसके अंदर वर्क्स कमेटी आती, देन इन्वेस्टिगेटिव एंड कंसिलिएटरी अथॉरिटीज़ रहती है, उसके लिए उसके अंदर कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आता। देन एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज़ रहती है, जिसके अंदर लेबर कोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, वॉलंटरी आर्बिट्रेटर, ये सब एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज़ हो गए। एंड एक गवर्नमेंट रोल, मतलब गवर्नमेंट खुद होके उसके अंदर ट्राई करता कि ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए, ऐसा। Layoff, section 2 subsection triple K. Layoff means failure, refusal or inability of an employer to give employment to a workman whose name is born on muster rolls of an industrial establishment and who hasn't been retrenched on account of shortage of coal,
power or raw materials, accumulation of stocks, breakdown of machinery, natural calamity, any other connected reason. तो सिंपल है, ले ऑफ मतलब जो एम्प्लॉयर रहता, एक तो वो फेल कर जाए या रिफ्यूज़ कर दे या इनेबल हो जाए किसी वर्कर को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जिसका नाम ऑलरेडी मस्टर रोल पे है उस फैक्ट्री के मस्टर रोल के अंदर, और उसको अभी तक निकाला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो गए जैसे कोल कम पड़ गया, पावर ही नहीं है, या फिर रॉ मटेरियल्स कम पड़ गए, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, या मशीन टूट गई कोई, या कोई भूकंप वगैरह आ गया, या फिर कोई भी रीजंस रह सकता है, उस वजह से उसको फैक्ट्री से टेम्पररी समय के लिए काम करने से रोका गया, तो उसको ले ऑफ बोला जाता। इसेंशियल्स, वर्कमैन नेम मस्ट बी ऑन मस्टर रोल, उसके बाद वर्कमैन मस्ट नॉट हैव बीन रिट्रेंच, एम्प्लॉयर मस्ट बी अनेबल और विलिंग टू प्रोवाइड वर्क, इनएबिलिटी मस्ट अराइज ड्यू टू रीजंस मेंशन इन सेक्शन 2 के। तो ये सब इसेंशियल्स है। देन एप्लीकेबिलिटी, ये फैक्ट्रीज को अप्लाई होता है, माइंस को अप्लाई होता है, या फिर किसी प्लांटेशंस को भी अप्लाई होता। नॉन एप्लीकेबिलिटी, सीजनल इस्टेब्लिशमेंट अगर है, कोई सीजन वाइज अगर कोई फैक्ट्री डाल रहा तो उसको ये अप्लाई नहीं होता, या फिर कोई कैजुअल वर्कर है तो उसको भी ये अप्लाई नहीं होता। राइट टू कंपेंसेशन, ले ऑफ के अंदर 50% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस मिलता है एज अ कंपेंसेशन। Retrenchment. Retrenchment means termination by employer of service of workman for any reason whatsoever, but it specifically excludes following: voluntary retirement of worker, retirement of workman on reaching age of superannuation, termination due to non-renewal of contract of employment, या termination on the grounds of continued ill health। तो ये 4 पॉइंट छोड़ के अगर कोई एम्प्लॉयर किसी भी रीज़न के लिए किसी वर्कमैन को उसके फैक्ट्री से निकालता है, काम से निकालता है, तो उसको रिट्रेचमेंट बोला जाएगा। इसेंशियल क्या रहती है? सबसे पहले तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर द्वारा जो वर्कमैन है उसकी सर्विस को टर्मिनेट करना। वर्कमैन मस्ट बी इन कंटिन्यूस सर्विस, और कंटिन्यूस सर्विस में होना। उसके बाद टर्मिनेशन इज नॉट बाय वे ऑफ पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं होना, ये किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से टर्मिनेशन होना। देन टर्मिनेशन इज फॉर एनी रीज़न अदर देन स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। कंडीशंस प्रेसिडेंट, नोटिस देना सबसे पहले तो उस एम्प्लॉयर या मतलब वर्कर को, देन कंपेंसेशन प्रोवाइड करना और गवर्नमेंट को भी नोटिस भेजना। देन प्रिंसिपल ऑफ लास्ट कम फर्स्ट गो, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच वर्कमैन एंड रिट्रेंचमेंट इन लार्ज एस्टेब्लिशमेंट, उसके लिए प्रियर परमिशन और नोटिस पीरियड देना पड़ता। तो ये सब पॉइंट जो है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ लास्ट कम फर्स्ट गो, मतलब जो लास्ट ज्वाइन होता है उसको पहले निकाला जाता है, अगर कोई निकाला गया तो उसको फिर से कैसे एम्प्लॉय करा जाए, तो वो सब आप थोड़ा थोड़ा मन से लिख सकते। इसके अंदर कंपेंसेशन जो रहता है वो रहता है 15 days एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लेबर कैपिटल कन्फ्लिक्ट, इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, मतलब जो मालक और जो कामगार रहता वर्कर, उन दोनों के बीच जो कंटिन्यूसली स्ट्रगल रहते उसको लेबर कैपिटल कन्फ्लिक्ट बोला जाता। इट्स अ सिचुएशन वेयर लेबर डिमांड्स फेयर वेजेस, रीजनेबल वर्किंग आवर्स, सेफ एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। और मालक ये चाहता कि सबसे लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले और मैनेजरियल कंट्रोल रहे। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट डिमांड रहती दोनों की। मालक चाहता है कि कम से कम पगार देनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, और वर्कर्स चाहते हैं कि कम से कम काम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पगार मिले। तो इस वजह से ये कन्फ्लिक्ट चलते रहता। कन्फ्लिक्ट इज़ नॉट पर्सनल बट स्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिक इन नेचर। ये पर्सनल ग्रजेस की वजह से नहीं रहता, बट ये स्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिक इन नेचर रहता, मतलब ये होता ही हर जगह जिधर ये गैप आ गया मालक और वर्कर का। कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस रह सकते हैं, इंडस्ट्रियल कॉजेस रह सकते हैं, साइकोलॉजिकल या सोशल कॉजेस रह सकते हैं, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस भी रह सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ लेबर कैपिटल कन्फ्लिक्ट, लॉकआउट्स हो गए, स्ट्राइक्स हो गए, ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट डिस्प्यूट्स, गो स्लो टैक्टिक्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग डेडलॉक्स, ये सब आता लेबर कैपिटल कन्फ्लिक्ट के फॉर्म के अंदर। इसका इम्पैक्ट क्या होता? सबसे पहले इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट होता? तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन होता, फाइनेंशियल लॉसेस होते, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती। उसके बाद वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट होता? तो उनके वेजेस लॉस होते, जॉब इनसिक्योरिटी रहती। उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स क्रिएट होते उनके लिए। सोसाइटी एंड इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता? डिसरप्शन ऑफ इसेंशियल सर्विसेज हो सकता, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, इन्फ्लेशन बढ़ सकता, स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती। तो मेथड्स क्या है इसको रिड्यूस करने के? सबसे पहले तो कलेक्टिव बार्गेनिंग,
देन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उसके बाद इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉस, टाइमली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड सोशल डायलॉग एंड ट्राईपार्टाइट मैकेनिज्म। ट्राईपार्टाइट मतलब आर्बिट्रेशन बोला इन्होंने। लेज़ी-फेयर कंसेप्ट मीन्स लेट पीपल डू और लीव इट अलोन। मतलब ये जो कंसेप्ट है ये बहुत पुराना है। इसका कहना ये है कि लोगों को करने दो, अपन बाजू में रहते, अपन इंटरफेयर नहीं करते। तो ये कंसेप्ट गवर्नमेंट के लिए था। तो एक्चुअली क्या था उस ज़माने में, जो गवर्नमेंट या जो स्टेट का काम था, रोल ऑफ स्टेट, वो कन्फाइन था कि वो मेंटेनेंस करे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का, प्रोटेक्शन करे प्रॉपर्टी का और नेशनल डिफेंस का देखे। वो कुछ ये इंडस्ट्री के डिस्प्यूट के अंदर इंटरफेयर नहीं करते थे। तो इसीलिए ये जो कंसेप्ट है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच इंडिविजुअल्स आर फ्री टू परस्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्टेट डजंट इंटरफेयर इन ट्रेड, इंडस्ट्री और लेबर रिलेशंस। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइंस प्राइस एंड वेजेस एंड प्रोडक्शन। मतलब पूरा कंट्रोल मालिक के हाथ में था। आपको जैसा लगे उस तरीके से आप अपनी फैक्ट्री चलाओ, अपनी इंडस्ट्रीज़ को रन करो। ऐसा स्टेट उसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करता था। और जो मार्केट चलते थे वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चलते थे, और जो भी प्राइस, वेजेस या प्रोडक्शन था वो भी इसकी वजह से इम्पैक्ट होता था। तो इसकी साइलेंट फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन, देन फुल फ्रीडम टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उसके बाद देयर इज़ फ्री कॉम्पिटिशन इन मार्केट, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू पार्टीज, देयर इज़ अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट इकोनॉमी। तो ये सब फीचर्स थे लेजिस फेयर कंसेप्ट के। लेजिस फेयर एंड लेबर रिलेशन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर ट्रीटेड एज इक्वल्स, wages and working conditions are left to contract, trade unions and labor welfare laws discourage। तो ये सब होता था पहले के ज़माने में। इसके क्रिटिसिजम्स हुए, जैसा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि पूरा मालिक के अंदर कंट्रोल था तो मालिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रहे थे। मोनोपोलीज हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर्स का, कंडीशंस बहुत पुअर थी, वर्किंग कंडीशंस, चाइल्ड लेबर हो रहा था और ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता था वर्कर्स को। सोशल जस्टिस और लेबर वेलफेयर तो कम्प्लीटली इग्नोर हो रहा था। देन डिक्लाइन ऑफ लेजिस्फेयर हुआ। क्यों? क्योंकि वेलफेयर स्टेट के ऊपर चेंज हो गया स्टेट का रोल। स्टेट पहले सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करता था, देन स्टेट ने वेलफेयर का भी काम करना चालू कर दिया। इनैक्टमेंट हो ऑफ लेबर लॉ, बहुत सारे लेबर लॉ बन गए और स्टेट ने इंटरवेंशन करना चालू कर दिया इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ लेबर वेलफेयर। तो इस क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है लेबर वेलफेयर से रिलेटेड। फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर। तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है जो रिलेटेड है लेबर वेलफेयर से। सबसे पहले आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। Then right to life and personal liberty, Article 21, prohibition of forced labor, Article 23, prohibition of child labor, Article 24, directive principles of state policy, social order for welfare, Article 38, principles of economic justice, Article 39, human conditions of work, Article 42, workers' participation in management, Article 43A, fundamental duties, Article 51A, distribution of legislative powers जो कि 7th शेड्यूल के अंदर है, उसके अंदर कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 3 के अंदर बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक लेबर लॉज। तो ये सब पॉइंट्स थोड़ा थोड़ा इलाबोरेट कर लेना। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग इन। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट बाय विच एम्प्लॉय गिव्स अप और रिड्यूसेस राइट्स और बेनिफिट्स कन्फर्ड बाय स्टैट्यूट। मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच का जिसके अंदर एम्प्लॉय हाँ बोल रहा, वो एक्सेप्ट कर रहा है एग्रीमेंट को कि मैं मेरे राइट्स छोड़ता जो मेरे को लॉ ने दिए हैं, या फिर मैं मेरे राइट्स रिड्यूस करता। ऐसा मोस्टली कंपेंसेशन से रिलेटेड रहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी मालिक के पास अगर काम मांगने गया तो वो बोलता है हाँ ठीक है मैं तेरे को काम देता, लेकिन ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। इसके अंदर लिखा है कि अगर तेरे को कुछ भी हुआ या फिर तेरे को जॉब से निकाला गया तो मैं तेरे को कोई कंपेंसेशन नहीं दूंगा। वैसे राइट है उसका कि उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो खुद के अगर वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर रहा तो उसको कॉन्ट्रैक्टिंग आउट बोला जाता। तो ये एग्रीमेंट जनरली वॉइड रहते और अनएनफोर्सेबल रहते। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? टू प्रिवेंट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम डिफीटिंग लेबर वेलफेयर लॉस थ्रू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका यही ऑब्जेक्ट है कि एम्प्लॉयर को रोका जाए ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से जो डिफीट कर रहे लेबर वेलफेयर लॉस को। स्टैट्यूट एक्सप्रेसली प्रोहिबिट आर। तो ऐसे कौन से लॉज है जो इसको एक्सप्रेसली प्रोहिबिट करते?
तो एक है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और दूसरा है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923. Contracting in an agreement by which employee is granted benefits more favorable than those provided by statute. तो कॉन्ट्रैक्टिंग इन मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसके अंदर एम्प्लॉय को जो उसको लॉ के अंदर दिए गए बेनिफिट्स है उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं और एम्प्लॉयर वो एग्रीमेंट उससे साइन कर रहा है कि भाई ठीक है मैं तेरे को ज़्यादा बोनस दूंगा, अगर काम अच्छा लगा तो और तेरी पगार बढ़ाऊंगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट्स कर रहा होगा तो वो चलता. Deals with situation where a principal employer hires a contractor to execute work that is a part of principal's trade or business. तो कॉन्ट्रैक्टिंग इन के अंदर वो सिचुएशन भी आती जिधर जो मालक है वो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहा कि भाई तू ये काम एग्जीक्यूट कर ले. तो इधर वो प्रिंसिपल और एजेंट मतलब डिलीगेशन का विषय आ रहा. डिस्टिंक्शन बिटवीन टू. सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ वीकर बार्गेनिंग पावर्स ऑफ वर्कर, then preservation of minimum statutory safeguards, prevention of exploitation and promotion of social justice. Commissioner under Employee Compensation Act. He is the central quasi-judicial authority responsible for administration of this act. Appointment Section 20. State government appoints a member of state judicial services लेकिन उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना, एन एडवोकेट और प्लीडर विथ एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस और गैजेटेड ऑफिसर विथ एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस इन पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर. जुरिस्डिक्शन क्या है? ही कैन डिसाइड बिलो क्वेश्चंस. एक तो लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे कंपनसेशन, देन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंजुरी और डिसेबलमेंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट और ड्यूरेशन ऑफ कंपनसेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन अमॉन्ग डिपेंडेंट्स, वेदर एक्सीडेंट अरोज आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. तो ये सब क्वेश्चंस वो कमिश्नर डिसाइड करता. पावर्स क्या है उसके पास? रिसीव एंड डिसाइड क्लेम्स, रिकॉर्ड एविडेंस, समन विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स, एडमिनिस्टर ओथ, अवार्ड कंपेंसेशन, इम्पोज पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, अपॉइंटिंग एक्सपर्ट्स, एनफोर्स अटेंडेंस. मतलब सिविल कोर्ट के पावर से इंश्योर्ड उसके पास. फंक्शंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपेंसेशन, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपेंसेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट्स, रिकवरी ऑफ अनपेड कंपेंसेशन. तो इसकी अपील मतलब चैरिटी कमिश्नर ये जो कमिश्नर है अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट उसकी अपील हाई कोर्ट को जाती है अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो. फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट. तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिव नेचर, उससे रिलेटेड प्रोविजंस है. इन यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड कवरेज, ये हर जगह अप्लाई होता है ऑलमोस्ट. देन नो फॉल्ट लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे कंपनसेशन, मतलब भले ही एम्प्लॉयर का कोई निग्लिजेंस ना हो और एक्सीडेंट हो जाए, किसी वर्कर को कोई इंजरी हो जाए या डिसेबलमेंट हो जाए तो उस कंडीशन में भी एम्प्लॉयर की लायबिलिटी आती है उसको कंपनसेशन देने की, इसलिए इन्होंने नो फॉल्ट लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर बोला है. क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबलमेंट, डेथ हो सकता है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट या परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट या टेम्पररी डिसेबलमेंट हो सकता है. ऑक्यूपेशनल डिसीजेस से रिलेटेड अपन ने प्रोविजंस देखे. उसके बाद फिक्स फार्मूला फॉर कैलकुलेशन, मंथली वेजेस इनटू रिलेवेंट फैक्टर प्लस नेचर ऑफ इंजरी. देन स्पेशल एडजुडिकेशन, द कमिश्नर है जो अपन ने ऊपर देखा. डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, मतलब जो प्रीमाइसेस ऑफ एम्प्लॉयर है वो सिर्फ वो गेट तक सिमिट नहीं रहते फैक्ट्री के, वो उसके बाहर भी रहते. देन सेफगार्ड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एंड शेड्यूल 1, 2, 3, 4. तो ये सब फीचर्स हो गए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के. कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन, मतलब जो कंपनसेशन मिलता किसी एम्प्लॉय को या वर्कर को एम्प्लॉयर द्वारा, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता. तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स. नेचर ऑफ इंजरी क्या है? सबसे पहले किस प्रकार की इंजरी है, डिसेबलमेंट कौन से प्रकार का है वो देखा जाएगा. देन वो एम्प्लॉयर कितने मंथली वेजेस देता था उस एम्प्लॉय को. देन क्या एज थी उस एम्प्लॉय की, और रिलेवेंट फैक्टर प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 4. तो कैलकुलेशन कैसे होता? अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो जो 50% ऑफ मंथली वेजेस उसको मिलते थे इनटू रिलेवेंट फैक्टर और स्टैट्यूटरी मिनिमम अमाउंट विच एवर इज हायर. अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाए तो 60% ऑफ मंथली वेजेस इंटू रिलेवेंट फैक्टर और स्टैट्यूटरी मिनिमम अमाउंट विच एवर इज हायर. देन इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, percentage of amount payable for permanent total disablement, and in case of temporary disablement half monthly payments and equal to 25% of monthly wages रहता है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता?
सबसे पहले एम्प्लॉयर डिपॉजिट करता हो कंपनसेशन को कमिश्नर के पास, देन कमिश्नर का रोल उसके अंदर, देन अपॉर्चमेंट अमॉन्ग डिपेंडेंट्स, अगर मर गया वो व्यक्ति तो फिर उसके जो डिपेंडेंट्स है उनके अंदर प्रॉपर हिस्से में वो कंपनसेशन बांटना, वो काम करता कमिश्नर का। या फिर कुछ बच जाए या फिर माइनर हो डिपेंडेंट्स, तो उस कंडीशन में फिर कमिश्नर उस कंपनसेशन को इन्वेस्ट करता, तो इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ अमाउंट ये भी कमिश्नर का काम है।